तो मैं अब आज जो है एक जब जर्नी की बात आ रही है तो मैं बचपन से लेके अभी तक को बड़ा शॉर्टकट में ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जिससे क्या है, एक एक जो सेक्टर है लाइफ का, उसमें कुछ ना कुछ आदमी सीखता ही है। तो मैं एक्चुअल में बेसिकली बहुत ही छोटे से गांव का व्यक्ति हूँ। लैलूंगा हमारे गांव का नाम है, रायगढ़ के पास में है। 4000 की पॉपुलेशन है वहाँ, 4000 लोग रहते हैं वहाँ। और जब मैं वहाँ पर पैदा हुआ था या पढ़ाई कर रहा था प्राइमरी स्कूल वगैरह की जब भी, तो वहाँ न बिजली था, न टेलीफोन था और सड़क नहीं थी। बस में रायगढ़ से लैलूंगा आने में हमको 5-6 घंटे लगते थे। बीच में 2-3 बार हम लोगों को रुकना पड़ता था। तो उस सिचुएशन में, और एक बहुत ही छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल जो नॉर्मली हर गांव में रहता है, और हम उसी में अपनी पढ़ाई किए। और बड़ा आज की तारीख में बड़ा विचित्र आप लोगों को सुनने में लगेगा कि हम चप्पल भी नहीं पहनते थे स्कूल जाते थे। तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मतलब जो ना आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो गांव ऐसा था। और हम बचपन में अपने स्कूल बिना चप्पल के जाते थे। चप्पल नहीं पहनने का कारण ये नहीं था कि हमारे पास चप्पल नहीं थी, वहाँ आदत ही ऐसी थी बचपन में कि भाई गांव में जैसे लड़के लोग बच्चे जा रहे हैं चप्पल बिना पहने जा रहे हैं। साथ में तालपट्टी छोटी सी लेके जाते थे, जो कि स्कूल में अपना बिछा के वहाँ बैठते थे और नीचे ज़मीन में मतलब बैठ के पढ़ाई करते थे। और वो पढ़ाई हमारी अच्छी चली, समझ लीजिए। अब 11 क्लास 11 तक हम लोगों ने वहीं पढ़ाई की, और पूरा प्योर हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ा। कोई इंग्लिश का कहीं कोई नाम और निशान नहीं था। वहाँ पर संस्कृत पढ़ाया जाता था, इंग्लिश के टीचर नहीं होते थे। 9th क्लास में इंग्लिश मतलब क्या ABCD हम लोग वहाँ पर बैठ के सीखे हैं। और बड़ी मुश्किल से 1-2 लाइन वाइन बना लेते थे अपना, वो भी टीचर कोई कोचिंग वोचिंग करके। उसके अलावा कुछ वहाँ बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि वहाँ पर हम लोग कुछ कर सकें। और घर वाले उस समय बाहर भेजना, बाहर पढ़ना, हॉस्टल में जाना, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लैलूंगा से रायगढ़ मतलब हम अकेले नहीं आते थे, पिताजी माँ सब साथ में आएंगे, अकेले तो कभी जा ही नहीं सकते। आजकल तो 2nd क्लास 3rd क्लास 4th क्लास में बच्चे सब हॉस्टल चले जाते हैं। तो वो काफ़ी चेंज हो गया। तो वो पढ़ाई हम लोगों ने वहाँ पर करी। पढ़ाई जो करी उसमें ये बात पक्की है कि मैं वहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड और स्टूडेंट था। मतलब कहीं कोई हैंकी पैंकी या उठापटक करने वाला नहीं था। तो सब टीचर्स वगैरह सब खुश रहते थे। और मैं अपने क्लास में मतलब क्लास 8 तक मैं सेकंड आता था, फर्स्ट नहीं आता था। सेकंड पोजीशन आती थी, क्योंकि मेरा एक और दोस्त है वो फर्स्ट आता था। हमेशा हमारा कंपटीशन रहता था कि भाई मैं फर्स्ट नहीं आ पा रहा हूँ। 8th क्लास के बाद मुझे कॉमर्स में जाना था, क्योंकि पिताजी बोलते थे तुमको कॉमर्स कराएंगे, हमको डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना, तुमको CA बनाएंगे। तो उन्हें आर्ट्स दिलाया, क्योंकि वहाँ कॉमर्स ही नहीं था। आर्ट्स दिलाया, और आर्ट्स वाले को कॉमर्स में जाना ईजी रहता है, ऐसा बताया गया था उस समय। तो मुझे आर्ट्स दिलाया, तो मैं आर्ट्स में चला गया और मेरा वो दोस्त साइंस में चला गया। तो मैं इतना खुश था उस समय कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो उसके बाद 9th 10th 11 तीनों में मैंने टॉप किया, फर्स्ट आया। और वो उधर वो टॉप करता था, तो मुझे मतलब जो ना उस बात की ज़्यादा खुशी थी कि मैं आर्ट्स में आ गया, तो चलो मैं अब टॉप कर रहा हूँ। तो एनीवे आर्ट्स की पढ़ाई हमने पूरी की वहाँ पर, और उसमें डिस्टिंक्शन भी मिला मुझे। आर्ट्स में उस समय डिस्टिंक्शन मतलब 75% से ज़्यादा मार्क्स मिलना डिस्टिंक्शन होता था हमारे उस, मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड ही था। अभी तो डिस्टिंक्शन का 99% मार्क्स मिलता है, तो भी मतलब पेरेंट्स बोलते हैं बेटा 1 मार्क्स कम आ गया, वो श्री राम कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा या वहाँ एडमिशन नहीं होगा, इस तरीके की बात होती है। लेकिन उस समय 74% 5% वॉज गुड इनफ, इट वॉज ट्रिमेंडस, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोगों का नाम भी लिखा हुआ है स्कूल में कि हम मतलब वहाँ पर मेरिट में आए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं, इवन इन 75%। तो वो परीक्षा वगैरह जो भी थी वो पास। परीक्षा भी हम लोग गांव में नहीं दे पाते थे, उसके लिए दूसरी जगह घरघोड़ा बोल के एक बीच में जगह है, वहाँ हम लोग राइस मिल में रहते थे और परीक्षा देते थे अपनी। और परीक्षा का सेंटर ही नहीं था गांव। तो वो एग्ज़ाम वगैरह पास करके, और मैं फिर रायगढ़ जो है ना, रायगढ़ में पालू राम धनानिया कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में भी इंग्लिश मीडियम नहीं था, जनरल इंग्लिश का एक सब्जेक्ट था।
जो बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी के थे। तो आप ये समझ लीजिए कि 12th क्लास तक इंग्लिश का स्पेलिंग, इंग्लिश की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती थी, और वो एक बहुत बड़ी समस्या मतलब आने वाले समय बनी, जिसको मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो अब मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। अब ये स्टोरी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना वो कैसे, मतलब उनके दिमाग में कैसे आया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। हमारे पिताजी के पास एक रोडवेज कंपनी थी, तो वो रोडवेज कंपनी के वो डायरेक्टर थे। तो नागपुर से उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए आते थे, रायगढ़ में उनकी ऑफिस थी, और वो उनकी बड़ी मतलब आप समझ लो आओ भगत होती थी, उनकी सेवा करते, उनका ऑडिट वाडिट में उनको चाय नाश्ता खिलाना पिलाना। आजकल तो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले उस समय बहुत ज़्यादा था। तो वो बोलते थे यार ये काम इसका बड़ा बढ़िया है, ये तो मतलब आता है अपना साइन वाइन करता है, पैसे ले जाता है और अपना बढ़िया, मतलब इसकी आवभगत करनी पड़ती। तो उससे पूछे कि भैया क्या, बोले ये सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, ये हो जाएगा, कलकत्ता दिल्ली बम्बई में होता है। तो उनके दिमाग में बैठ गया था कि भाई इसको सीए बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। तो दैट वाज हीज विजन, हीज एम्बिशन कि अपने बेटे को उसको चार्टर्ड अकाउंट। तो उन्होंने कॉमर्स दिलाया मुझे, तो कॉमर्स दिलाया। तो अब ये हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है ना कलकत्ता में उस समय सबसे अच्छा होता था, मतलब कलकत्ता वाज द हब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वहाँ अगर कलकत्ता से करना है तो ही अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ऐसा लोग मानते थे उस समय। तो उनने मुझे 12 के बाद जो है ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी भेज दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के बाद एक एडमिशन नहीं होता, फर्स्ट ईयर में ही होता है, जबकि मैं फर्स्ट ईयर यहाँ कर चुका था। तो अब पूरी जद्दोजहद करने में लग गए हम लोग कि भाई सेकेंड ईयर में एडमिशन कैसे होगा। मैं वाइस चांसलर से मिला, उनके और भी लोगों से मिला, पिताजी भी गए हमारे, 3 4 5 मतलब जो ना स्कूल कॉलेजों में मैंने अपना वो दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मेरे को इंग्लिश में रहता था उसका मैं 2 लाइन भी नहीं लिख पाता था। तो ऑलमोस्ट सेंट जेवियर्स कॉलेज या मतलब वहाँ भवानीपुर कॉलेज सबसे रिजेक्शन आ गया। और इस बीच में हमको एक परमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी से कि भाई आपको एडमिशन हम दे देंगे, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में कहीं भी आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन किसी कॉलेज ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करा के मुझे एडमिशन नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली एक वहाँ पर नाइट कॉलेज है, सिटी कॉलेज, उसमें उसके जो बाबू वगैरह हैं उनको थोड़ा सा हम लोगों ने किसी भी तरह से ओबलाइज किया, पटाया कि भाई किसी तरह से हमारा कर दो, नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, हमारे पिताजी का एडमिशन मतलब जो है वो रह जाएगा, और अगर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता तो मुझे वापस जाना ही पड़ता। तो वो अल्टीमेटली उसने मुझे एडमिशन वहाँ करवा दिया उस बेसिस पे। और वहाँ पर सारे नॉन बंगालीज थे। आई वॉज द ओनली पर्सन नॉन बंगाली, एंड ऑल द प्रोफेसर वर स्पीकिंग प्योर इन बंगाली। सारे लेक्चर्स बंगाली में देते थे, इंग्लिश भी नहीं। मतलब नया सब्जेक्ट, नया प्रॉब्लम आ गया कि अब इंग्लिश सीखना तो बहुत दूर की बात है, बंगाली सीखने की जरूरत होगी, क्योंकि सिटी कॉलेज में सारे के सारे मतलब जो है ना बंगाली स्टूडेंट थे। और वो था इंग्लिश कॉलेज, लेकिन वहाँ पर बंगाली में ही पढ़ाते थे। होता है अपना लैंग्वेज, मतलब जैसे वहाँ का लैंग्वेज है। तो मैं सर को खड़ा होकर हमेशा बोलता, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो की बोलचेन मतलब बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये तो मतलब वो तो सुन ही नहीं रहा हमारी। बट समहाउ और अदर मतलब महीने 2 महीने 3 महीने के बाद मुझे इंग्लिश से ज़्यादा इजी बंगाली लगने लग गई। मतलब जो बोलते थे मैं समझ जाता था आराम से, बढ़िया, मतलब समझ में पूरी आ जाती थी। लेकिन एग्जाम इंग्लिश में देना था। बंगाली मतलब जो ना हमको समझना है और एग्जाम इंग्लिश में देना है, बड़ा मतलब अजीब स्थिति हो गई। मतलब आपको लगेगा कि ये इंडिया में इस तरीके की स्थिति कैसे बन सकती है कि आप बंगाली में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। तो बड़ा अजीब केस था मेरे साथ। तो अल्टीमेटली मैंने वहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर मतलब पार्ट 1 बोलते हैं वहाँ, जिसको सेकेंड ईयर, वो एग्जाम में 7% रिजल्ट आता था उस समय, 7 या 8%। मतलब आप सोच कल्पना नहीं कर सकते अभी कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कलकत्ता से रिलेटेड होगा तो बता सकता है 7% 8% रिजल्ट आता था बीकॉम सेकेंड ईयर का, जिसको पार्ट 1 बोलते हैं वहाँ पर। तो 7-8% रिजल्ट में पास करना, वो भी ये डिफिकल्ट। तो मैंने ऑलमोस्ट, आप ये मान के चलिए, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं चीज़ों को रटा, मतलब पूरा इंग्लिश में से बिल्कुल एकदम मेमोराइज किया। और मैंने एग्जाम दिया और मुश्किल से 34 या 35% मुझे मार्क्स मिले होंगे और मैं पास हो गया कैसे भी करके पार्ट 1 में। मतलब जैसे होता है ना 5 7 10 बड़े अच्छे क्वेश्चन है, अपन रट लिए, कर लिए भाई।
अपने नहीं, इंग्लिश में अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बंगाली में पढ़े हुए हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इंग्लिश में अपन, तो कैसे करेगा आदमी। तो इस बीच में मैं मतलब मेरा पार्ट 1 किसी भी तरह से निकल गया, और पार्ट 2 का जब आया तो मैंने इंग्लिश को थोड़ा सा कोशिश की, उसका सब ग्रामर वगैरह पढ़ना, ये करना, और फिर ट्यूशन और कोचिंग वगैरह में भी गया मैं इंग्लिश के लिए। और पार्ट 2 का जो था उसमें मैं काफ़ी कुछ इंग्लिश को समझने भी लग गया, और बंगाली तो खैर मेरे को आज भी बहुत अच्छी आती है, बोलना वोलना सब आता है पूरा, तो बंगाली से कन्वर्ट करने लग गया फिर मैं। और पार्ट 2 का एग्जाम मैंने डिस्टिंक्शन से पास किया। अब आश्चर्य होगा, डिस्टिंक्शन बोलने से आपको 74 या 75% लग रहा होगा, लेकिन वहां पर डिस्टिंक्शन 50% से ऊपर होता था। कलकत्ता में इतना स्ट्रिक्ट है मार्किंग कि वहां 75% नहीं, 50% के ऊपर को डिस्टिंक्शन बोलते हैं। तो वो मैंने डिस्टिंक्शन से पास किया। इसी बीच में सीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया। वो इंग्लिश मीडियम के कारण मैं क्लियर नहीं कर पाता था, लेकिन फॉर्चुनेटली समझ लीजिए कि जब मैंने बीकॉम का एग्जाम पास किया उसी समय मेरा सीए का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया। जबकि सीए का एंट्रेंस अगर पहले क्लियर होता तो मैं पहले सीए बन जाता, क्योंकि उसमें बीकॉम की जरूरत नहीं थी उस समय। तो अब मेरा बीकॉम भी हो गया, सीए एंट्रेंस भी हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे को इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट, मतलब जो सीए फर्म है, उसमें एडमिशन लेना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये भी लर्निंग है, क्योंकि जब तक आप जिस भी लाइन में हो उसका सबसे बेस्ट के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो फिर आप मतलब जो है एक्सेल नहीं कर पाओगे। मैंने मतलब हमारे पिताजी ने सोचा कि भाई कलकत्ता इज द बेस्ट पर्सन, तो हम कलकत्ता गए प्लेस। अब उस समय ये था कि बॉटली वायर सर, बॉटली वायर एंड कंपनी इज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया फॉर सीएस, तो मुझे बॉटली वायर में ही जाना था। अब बॉटली वायर में बिना किसी रेफरेंस के एडमिशन नहीं ले सकते आप, और रेफरेंस किसका चाहिए? जिनके जो क्लाइंट है उनके, बिरला टाटा ये सब क्लाइंट है। अपनी अप्रोच बिरला टाटा में कहाँ से हो सकती है वहाँ पर कलकत्ता जैसे सिटी में? तो अब अपना जो दिमाग मतलब अपन ने घुमाया या जो भी सोचा उस समय कि पता किया कि उसके पार्टनर कौन है क्या है, तो मालूम पड़ा कि एक मिस्टर आरसी जायसवाल हैं, वो उसके पार्टनर हैं और सॉल्ट लेक सिटी में रहते हैं। तो उनसे मिल ही नहीं सकते थे हम। अभिषेक को मालूम होगा कि भाई बॉटली वायर का कितना नाम है। तो मैं, आप ये समझिए कि फिर वहाँ पर रोटरी क्लब था, वहाँ रोटरी क्लब के लोगों से मिला मैं, और मैंने ज्वाइन कर लिया रोटरी क्लब सॉल्ट लेक का। रोटरी क्लब ज्वाइन किया, और मैं चूंकि फाइनेंस बैकग्राउंड का था तो मैं 3-4 महीने के अंदर ट्रेजरर बन गया उसका। और वो ज्वाइन करने के पीछे लॉजिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आरसी जायसवाल रोटरी क्लब के मेंबर थे, तो मैंने ज्वाइन किया वो। अब उसके कारण जो है ना हमारी मुलाकात होने लग गई। मैंने तब तक उनको कभी नहीं बोला कि मैं इस कारण से ज्वाइन किया हूँ कि आपके पास मुझे, बस मैं नॉर्मल बात करने लगा उनसे। फिर वो रोटरी क्लब के चेयरमैन बन गए और मैं ट्रेजरर बन गया। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है और मेरा लाइफ एम्बिशन है कि मैं बॉटली वायर में से सीए करूं, लेकिन मेरा कोई रेफरेंस नहीं है। और तो बोले यार बिना रेफरेंस के तो हमारे यहाँ होता नहीं। तो बोला सर आपसे अच्छा रेफरेंस क्या हो सकता है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके क्लब में देखिए ट्रेजरर हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। बोले नहीं यार हमारे यहाँ तो रेफरेंस मतलब हमारे क्लाइंटों का होना चाहिए। जो भी मतलब वो बात आई गई होगी। मैं फिर एक एप्लीकेशन बना के उनके ऑफिस गया और मैंने उनको बोला मौला सर मुझे आपके फर्म में एडमिशन लेना है और मेरे पास एक रेफरेंस लेटर है। तो बोले बताओ। तो मैंने एक रेफरेंस लेटर ड्राफ्ट किया था ऑन बिहाफ ऑफ आरसी जायसवाल, और वो उसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ था साइन उनका। मौला सर ये ये तो तुम हमारे नाम का बना रख। मौला सर मेरे पास इसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं है। तो उनने बकायदा उसमें साइन किया और मेरे फाइल में लगाया और मुझे एडमिशन दे दिया। और उनने बोला यू आर द फर्स्ट केस जिसके लिए मैं रेफरेंस लेटर अपना दिया हूँ, नहीं तो शायद मैंने आज तक किसी को दिया नहीं और हमारे यहाँ सिस्टम भी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि उस समय 1.5 साल का वेटिंग पीरियड था। जैसे मैंने बॉटली वायर में वेटिंग पीरियड का मतलब है, जो सीए वो समझ सकेंगे, हमारे यहाँ 3 साल की आर्टिकल पीरियड होती है जो ट्रेनिंग पीरियड। लेकिन बहुत सी बड़ी फर्मों में उस समय, आज की तारीख में नहीं, आज तो हम लोग मतलब आप आज हमारे यहाँ आओगे आज हम आर्टिकलशिप दे देंगे। उस समय यह था कि इतनी बड़ी फर्मों में आर्टिकलशिप में लाइन लगती थी कि भाई हमारे पास आर्टिकलशिप नहीं है लेकिन फिर भी आप हमारे यहाँ लेना चाहते हो तो आप वेट करो। तो मैं जब वहां पर एडमिशन लिया तो उस समय वेटिंग पीरियड 1.5 साल का था। तो कोई भी समझदार इंसान, कोई भी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट वो 1.5 साल का वेट नहीं करेगा कि 1.5 साल अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएगा आदमी, वो तो किसी दूसरे फर्म में जाकर एडमिशन ले लेगा। बट मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे 1.5 साल वेट करना है।
मुझे इस फर्म से ही करना है। मैं आगे और बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों ये डिसाइड किया, क्योंकि वो मेरे मतलब वो मेरे शुरू से इंग्रेडिएंट में ही था कि मुझे अच्छा करना है, बेस्ट करना है। तो मैं 1.5 साल वेट किया। वेट करने का मतलब काम सिखाते हैं वो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। और उस समय हमारा स्टाइफन 50 रुपये मिलता था हम लोगों को पर मंथ, 50 रुपये का स्टाइफन मिलता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता तो 60 रुपीज़ का स्टाइफन हो गया था। तो मैंने 1.5 साल वेट किया और उसके बाद मुझे आर्टिकलशिप मिली और मैं अपना CA टाइम पे हो गया। CA होने में मुझे दिक्कत, जो मैंने दिक्कत पहले बताई वो दिक्कत इसमें भी बहुत आई, लेकिन इस दिक्कत को मैंने कोप अप कर लिया धीरे धीरे, मतलब मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा पढ़ के। जैसे इसमें एक दिक्कत है कि कैलकुलस बोल के एक मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट होता है, मुझे आज की तारीख में तो उसका स्पेलिंग भी नहीं आती। उस समय कैलकुलस बोल के मतलब इस पे वो था, हमको समझता ही नहीं था कुछ भी। आर्ट्स के स्टूडेंट हमको क्या समझ में आएगा। तो मैंने मतलब उसको ऑलमोस्ट मतलब प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करते करते ये हुआ कि मुझे 50 में से 40 मार्क्स मिले उसमें, और मैं उसके कारण मतलब लोग फेल होते और मैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया। तो किसी भी चीज़ को अगर अपन डिफिकल्ट समझ के उसको छोड़ दें वो ठीक नहीं। अगर उसमें अपन मेहनत करें या प्रैक्टिस करें या उसमें डिटरमाइन हो जाए कि इसको अपन करके छोड़ेंगे तो हो जाता है। क्योंकि नहीं तो मुझे लगता कि कैलकुलस तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं तो CE छोड़ना पड़ जाता मुझे, या मुझे 1.5 साल का वेटिंग नहीं करना, तो मुझे सबसे जो अच्छी फर्म है उसमें उससे मैं डिप्राइव हो जाता। अब 1.5 साल का एडवांटेज मुझे उस समय चाहिए था, ये 50 साल का कैरियर चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको दोनों कंपेयर करना किसी के लिए बड़ा जरूरी होता है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किसी को भी पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो कैरियर जो बनने वाला है वो आप 50 साल, 55 साल, 60 साल काम करते हैं। और अभी जो इनिशियल मतलब जो है ना, अगर आप जो जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कैरियर बना रहे हैं, उसमें साल में 6 महीने 8 महीने के कारण अगर आप कोई स्विच ओवर करके जल्दी मतलब गेन करने के चक्कर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले को छोड़ दें तो वो मतलब गलत डिसीजन है। वो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी लर्निंग ये है कि नहीं, उसमें आपको मतलब ऐसे ही लाइन में जाना चाहिए, ऐसा ही काम करना चाहिए। एक तो जिसमें अपना मन लगता हो, दूसरा ये है कि जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो और जो अच्छा हो। अगर मान लो जल्दी, कई बहुत से मेरे स्टूडेंट वगैरह मेरे ऑफिस में आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ सर, और 2 बार दे लिया मैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। मैं उससे पूछता हूं हमेशा कि भाई तू बिजनेस करेगा, तेरा बिजनेस करना एम है क्या? बोले नहीं, मुझे तो CA करना था। तो CA करना था तो पेशेंस रखना, 2 बार और दे एग्जाम। तू जो 6 महीने या साल भर के पहले मतलब CA नहीं बन पाया, उसके लिए तू पूरा का पूरा कैरियर को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। तो या तो तेरा गोल जो है ना वो गलत है। अगर गोल सही है तो उस 6 महीने की जगह तू साल भर और लगा, क्योंकि CA बनने के बाद तेरा 50 साल का कैरियर है। और तेरा खाली कैरियर नहीं है, तुम्हारे बच्चों का कैरियर है। तुम अगर CA बन के एक सक्सेसफुल आदमी बन जाते हो, एक प्रोफेशनल बनते हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे, वो बाहर जाके पढ़ेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, उनका तुम अच्छा कर पाओगे, तुम्हारे भाई बहन जो लोग हैं उनको तुम हेल्प कर पाओगे, तुम्हारी नई जनरेशन के बाद और नई जनरेशन जो तीसरी जनरेशन होगी वो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लीगेसी वाले लोग रहेंगे। तो तुम कितने लोगों को इफेक्ट कर रहे हो 6 महीना के जल्दी छोड़ के। तो 6 महीना साल भर के लिए तुम 100 साल की बात को मतलब जो है ना पूरा का पूरा ओमिट कर रहे हो। तो ये समझाता मैं जब हूं अपने बच्चों को, लड़कों को जो आते हैं, तो इनवेरेबली बता रहा हूं, वो एग्जाम 2 देता है, 3 देता है और पास होकर मेरे आता है, पैर छूता है, मिठाई खिलाता है, बोलता है सर मैं CA बन गया। अब मेरा उसके बाद 10 साल 15 साल के बाद आता है, सर अगर उस समय आपने ये नहीं बोला होता तो मैं तो सर अपने गांव में मतलब जो है ना ये टैक्सी चलाता रहता, गांव में दर्जी का काम करता रहता, गांव में खेती करता रहता, लेकिन आज तो मेरा एकदम लाइफ चेंज हो गया। ये तो 10 साल। उसके बाद 20 साल 30 साल 40 साल वाले भी आते हैं, सर आपने जो बोला था, अब मेरा बच्चा देखिए सर मतलब जो है ना वहाँ पढ़ रहा है, वो तो फॉरेन चला गया, वहाँ चला गया, अगर उस समय ये सब चेंज नहीं किए होते तो सर ये कैसे मिलता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ साथ में इसके कि 6 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल आदमी के इनिशियल कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग मतलब क्या है, बहुत जल्दी गेन करने के चक्कर में बहुत इनपेशेंस हो जाते हैं और लोगों को देखते हैं, अरे वो तो वहाँ पहुँच गया, उसको तो इतनी सैलरी मिलने लगी, उसको तो इतनी सैलरी मिलने लगी, मेरा तो अभी जॉब ही नहीं लगा है, घर वाले क्या कहेंगे। भाई जॉब नहीं लगा ठीक है, घर वाले जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वाली बात एक अलग है, उसमें तो आदमी कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए साल 6 महीना 2 साल खराब भी करना पड़ता है, तो खराब नहीं है, आप आगे का लाइफ को सिक्योर कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा पाठ जो है ना या सीख मैंने अपने करियर से सीखा है और मैं हमेशा अपने जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको
बताता हूँ और उस बात को वो लोग फॉलो करते हैं, और जितने भी फॉलो किया वो मुझे आके मतलब उसका क्रेडिट देते हैं। ये तो कलकत्ता का कहानी जो मैं बता रहा था। कलकत्ता में हम लोग मतलब जब मैं पढ़ाई जी की उसमें इतनी बड़ी फर्म में फिर ज्वाइन कर लिए। मैं हमेशा आउट स्टेशन ऑडिट जाता था। आउट स्टेशन ऑडिट इसलिए जाता था कि मुझे कलकत्ता का खर्चा नहीं मेरे ऊपर पड़ता था। रूम का रेंट 300 रुपये पर मंथ में हम लोग पूरा अपना खर्चा चलाते थे उस समय। 300 रुपये वॉज ए क्वाइट गुड अमाउंट एट दैट टाइम। मतलब इट वॉज इन 1979, 78, 80। तो 300 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भी नहीं था, ठीक ठाक था कि भाई हम लोग अपना खर्चा चला लेते। तो हम रेंट में रहते थे, तो आउट स्टेशन ऑडिट जाने से रेंट बच जाता था, जो शेयर जो देना पड़ता था। उसके बाद खाने का खर्चा बच जाता था। फिर आने जाने का जो वो था ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उसमें हम लोगों को उस समय भी बॉटली बाय बहुत बड़ी कंपनी थी, तो हमको एसी फर्स्ट क्लास का जो है ना भाड़ा मिलता था। एसी फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास, नॉर्मल फर्स्ट क्लास का भाड़ा मिलता था, और हम जाते थे सेकंड क्लास में। तो वो अनाउंस देते थे, तो उतना पैसा और बच जाता था। तो हमने मतलब उस समय पूरे 3 साल मतलब आप ये मान के चलो बसों में ट्रेवल किया, पैसा भी सेविंग किए, पढ़ाई भी किए, कोचिंग भी लिए, और उसके बाद जितने भी अच्छे लोग थे, अलग अलग सेक्टर के लोग जो वहाँ पर स्टूडेंट थे, उनसे दोस्ती यारी करी। दोस्ती यारी ऐसे पर्पजली नहीं किया कि भाई ये बड़ा आदमी है तो इससे दोस्ती कर लें। मतलब मन में ये लगता था कि भाई जो अपनी सर्किल है, अपना नेटवर्किंग है, अपना जो फ्रेंड सर्किल है, वो अच्छे लोगों के साथ हो, क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में। आप ये समझ लो कि आप 4 दोस्तों के साथ अगर घूम रहे हैं और चारों पीने खाने वाले लोग हैं, तो आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं मतलब आपको उसमें मतलब आपको ये लगेगा कि अगर आप उनके साथ नहीं दे रहे हो तो आप मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगी, या आपको लगेगा कि हम मतलब एडवांस नहीं है, या आज के तारीख आज के हिसाब से मतलब अरे तू तो यार ऐसा वैसा, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती है, और आदमी धीरे से मतलब जो है ना उसमें डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारे दोस्त भी वैसे थे सब, मैं वो भी बताना चाहूँगा आपको। लेकिन वो बड़े अच्छे सेक्टर के पढ़े लिखे, मतलब सब अच्छे परिवारों से थे, दोस्ती यारी हो गई। सारे लोग स्मोकिंग, सारे लोग मतलब लीकर वाले, सब मतलब जो है ना घूमने फिरने वाले लोग थे। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई मतलब अगर मैं उनके साथ नहीं दूंगा तो मैं उनके ग्रुप से अलग हो जाऊंगा, और मुझे मतलब बिल्कुल वो नेग्लेक्ट करने लग जाएंगे, और मैं ये मान के चलूंगा कि भाई मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। जैसे होता है ना, गांव का आदमी आया हुआ है शहर में, और ये क्या है, तो बकवास है, इसके साथ क्या घूमेंगे फिरेंगे, ये तो पीता भी नहीं, स्मोकिंग भी नहीं करता, पिक्चर भी देखने नहीं जाता बंक मार के, ये सब मतलब बड़ा यूजुअल था। तो मैं बोला पिक्चर देखने तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं बंक मार के जाने में, लेकिन ये तो आफ्टर सर्टेन पीरियड, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, दैट इज अ वेरी ग्रेट लर्निंग इवन फॉर यू एट दिस मोमेंट, कि एक 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद जो है ना, मतलब इट हैज बिकम माई एसेट्स, स्ट्रेंथ बन गई। मैं जब किसी के साथ जाता था तो मेरे दोस्त बोलते थे अरे यार इसको तुम ऑफर मत करना, ही डजंट टेक, ये नहीं स्मोक करता यार, तो ये देखो इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम स्मोकिंग ज़्यादा दूर जा बैठ के करो। मतलब ये स्थिति बन गई 4-6 महीने 8 महीने के बाद। तो मुझे लगने लगा कि मैं मतलब उनसे सुपीरियर हो गया। मतलब जो स्टार्टिंग में मैं उनके साथ मिक्स हो जाता या इन्फ्लुएंस में आ जाता, तो मतलब ये समझ लो कि आज चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई बुराई नहीं है, किसी की आदत है तो है, कंट्रोल में अगर रहता है तो। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आज मैं मतलब जो है ना स्मोकिंग नहीं करता तो कहीं ना कहीं फिजिकली आई एम मोर फिट एज कंपेयर टू दिस पीपुल। तो वो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट मुझे मिला। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि दोस्ती यारी के चक्कर में या फ्रेंड सर्किल में या कलीग्स में इस तरीके की सिचुएशन आपको मिडिल एज, बड़े एज या सीनियर एज में भी आएगी, कि जो सर्किल है वो उसमें आपको कम्प्लेक्सन आएगा। लेकिन उसमें अगर आप अपने वसूल पे या आप अपने हैबिट्स पे अगर स्ट्रिक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब जो ना बंदा ऐसा हो सकता है जो आपको इन्फ्लुएंस कर लेगा। रादर ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड विथ योर हैबिट्स, और वो आपको अच्छा मानेगा। तो अगर आज भी अगर मान लो आप लोगों की वैसी स्थिति हो, तो आने वाले समय में कम से कम ध्यान रखना। तो ये वहां मुझे सीखने को मिला और उसका मुझे एडवांटेज भी मिला। अब वहां पर कलकत्ता में कि हमारे लिए बहुत नया शहर था, नई जगह थी, और काम मतलब मुझे ये इच्छा थी कि मुझे काम सीखना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंसियरिटी से और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ऑनेस्टी से काम करता था। जो मुझे काम दिया जाता था मैं पूरा करके देता था, तो मुझे और काम देने लग गए वो।
और एक्सपोजर बढ़ाने लग गए। तो हमारे सीए प्रोफेशन में होता है जितना काम आप करोगे और जितना आप प्रोडक्ट या डिलीवर करोगे उतना ज़्यादा आपको अपग्रेड करने लग जाते हैं, आपको सीनियर बना देंगे, आपको टीम का मैनेजर बना देंगे। तो मैं बहुत जल्दी मतलब मुझे टीम का मैनेजर बना दिया उनने। तो दूसरे लोग जो मतलब मेरे सीनियर थे वो मेरे अंडर में काम करने लग गए। मुझे बड़ा एम्ब्रेसिंग मेरी पोजीशन होती थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके साथ में कि अगर आप किसी भी काम को बड़ी सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से अगर रेगुलर करते हो और जो आपको टारगेट दिया उससे ज़्यादा करके दिखाते हो अपने एम्प्लॉयर को या अपने टीचर को या अपने गुरु को, तो वो आपको उसका और एक्सपोजर मतलब आपका बढ़ाएगा और आप कम समय में, जैसे 4 साल में जो चीज़ सीखना आप 2 साल में सीख जाओगे, तो 4 साल के बाद जो आपका प्रमोशन होगा 2 साल में होगा। और ये है कि भाई अपन इस एज में, यंग एज में आदमी मेहनत तो पूरी कर लेता है, उसके में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटा ज़्यादा ही बैठ सकता है आदमी। और फिर मेहनत करना क्या, अगर आप मतलब आपको अगर जितना टाइम दिया गया उतने में अगर आप सिंसियरिटी से अगर काम करें तो वो मोर देन इनफ होता है। वो तो आदमी क्या होता है, गप मारने में टाइम निकालता है, पेपर पढ़ने में निकालता है, मोबाइल में बात करने में। कोई भी टीचर आया, सर आया या एम्प्लॉयर आया तो मोबाइल रख देंगे अपन। हम तो अपने ऑफिस में देखते हैं, जब जाते हैं तो सारे लोग मोबाइल में बात करते रहते हैं। मैं ऐसे आंख के देखता हूँ, सब मोबाइल रख देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, सुनो भाई, मुझे ये बताओ, मैं गया तुमने मोबाइल रख दिया, इसका मतलब मोबाइल में काम करना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा है क्या? बोले नहीं सर, आपको ये लगेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल फैक्ट यही है ना कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तो तुम अपनी मर्जी से काम करो ना यार, मेरे जाने से मतलब मोबाइल क्यों रख रहे हो? तुम मोबाइल में बात करो, इमरजेंसी घर से फोन आ गया, कोई कॉल आ गया, अब दोस्त से गप मार रहे हैं मोबाइल में। भाई तुम जिस बिजनेस या जिस प्रोफेशन के लिए जो टाइम से तुम्हारे को रखा गया है, तुम एम्प्लॉयमेंट में हो, तुमको उसकी सैलरी मिल रही है, तुम्हारा पूरा कैरियर उससे जुड़ा हुआ है, उसके साथ तुम मतलब जो है ना क्राइम या धोखा क्यों कर रहे हो? और दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मतलब आज नहीं आपके कैरियर को इफेक्ट करेगी। वो आदत ही वैसी बन जाती है आदमी की। और वंस अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप सिंसियर हैं, आप ऑनेस्ट हैं अपने वर्क के प्रति, तो ये समझ लो आप अपने प्रति ऑनेस्ट हो। और जब आदमी अपने प्रति ऑनेस्ट है, अपने लिए ऑनेस्ट है, तो भाई उसको क्या प्रॉब्लम है ऑनेस्ट होने में? अपने लिए, खुद के लिए, तुम्हारा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका प्रोग्रेस वैसी होगा, आपकी तरक्की वैसी होगी। आज हमारे जो क्लाइंट हैं, क्योंकि ही वाज माय सीनियर, अभी भी मैं पैर छूता हूँ उनके, मेरी उसी, और आज भी मेरे को अपने छोटे भाई से भी ज्यादा मानते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एपिसोड। तो मेरे बोला, मतलब सर ऐसे ऐसे ये लोग आए हैं मेरे पास, आपसे नाराज हो के आए हैं, गलती इनकी है कि आपकी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास आया, मैं नया हूं, मुझे काम की जरूरत है, मैं करना चाहता हूं इस काम को, आप इसको काम को हटा चुके, आपके पास ये काम वापस नहीं जाएगा। तो लेकिन मैं काम जब तक नहीं करूंगा जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। यू आर माई सीनियर, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि मेरा कोई सीनियर को ठेस लगे, या प्रोफेशनल इथिक्स मेरा बोलता है कि भाई आपसे मैं बात करूं। उसने बोला, मिस्टर सिंघानिया ओपी, तुम बिल्कुल इस काम को करो, मैं बहुत खुश हूं, कोई दूसरा सी होता तो शायद नहीं आता मेरे पास, और मैं उससे बात भी नहीं करता कभी, लेकिन तुम आए हो तो मैं तुमको हेल्प करूंगा। और उस पूरी बैलेंस शीट को कंप्लीट करा के दिया उनने, और डिलीवरी जो मैंने किया वो उनके लोग मुझे हेल्प करके करवाए, और उसके बाद से वो काम पूरी तरह से मेरे पास है, और वो दोनों ग्रुप आखिरी दम तक मेरे पास रहा, जो आज सबसे बड़ा क्लाइंट है मेरा। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये चीज है कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप शॉर्ट टेम्पर मत रहो। बिजनेस की तरह चलता है, प्रोफेशन की तरह चलता है। आप किसी को भी फेंक दोगे, कर दोगे, तो सामने वाला का अगर ईगो हर्ट होता है तो वो क्लाइंट है, ही इज और रिस्पेक्टेबल, भगवान की तरह होता है। जो कस्टमर होता है उसको अपन मतलब कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ, बहुत बड़ी चीज होती है वो। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास नया काम आता है और अपने को अपन कर सकते हैं और अपने पास अपन खुद कॉम्पिटेंट नहीं है, तो एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। उसके लिए मतलब भले अपन जी जान लड़ा दें, अपने बाहर वालों से मिलें, डिस्कस करें, सीनियर को बुलाएं, किसी से समझें। और तीसरा ये कि अपने को ये तो होना चाहिए कि भाई अपन किसी का काम ले रहे हैं या किसी का कुछ कर रहे हैं, उसको हर्ट हो तो अपना एक रिस्पेक्ट, एक रिलेशनशिप बनाने में। क्योंकि मैं तो उसको बोल दिया, सर मेरे पास काम नहीं है, उसके पास ऑप्शन क्या था? वो क्या ये बोलता कि आप काम मत करो? मुझे मालूम है उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, वो बोलता ही, बस मैंने तो सिर्फ एक ऐड ऑन किया है, मतलब मुझे मालूम है उसका आंसर क्या होगा। तो ये ऐसी चीजों में मतलब मैं हमेशा एक कहावत, छोटी सी एक लाइन बोलता हूं, वचनम किम दरिद्रता। मतलब संस्कृत में कहावत है, बोली में गरीबी क्यों दिखाओ यार, बोल तो बोलना है, बात तो करनी है, जाके बात कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है यार। सामने वाला खुश है, आज तक खुश है, बताइए 30 साल 40 साल हो गए, कितना बेनिफिट मिल रहा है मुझे उस आदमी। आप उससे मेरे बारे में पूछोगे तो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा बोले, मेरे से 3 साल बड़े हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बढ़िया आदमी है, जबकि उसके बाद कोई मेरा काम नहीं पड़ा उनसे।
क्या बिगड़ा अपना? तो ये अपने प्रोफेशन में, अपने एम्प्लॉयमेंट में, सभी जगह अगर अपन इसको अपनाते हैं तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। और आज अपने काम भी मिल रहा है, बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो आपकी मतलब रायपुर के प्रोफेशन की बात हो गई। फिर अब प्रोफेशन में ये है कि भाई जो बच्चे का, लड़के का मैंने बताया, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आदमी को। उसका एक एग्जाम्पल मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारे एसआर बाटली एंड कंपनी में एक एसके कानोडिया बोल के स्टूडेंट थे, जो कि 3 एग्जाम सीए के इसलिए मिस कर दिया कि मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाना है। आप सोचिए कैसे लड़के होते हैं, कैसे स्टूडेंट होते हैं। मतलब ऑल इंडिया में ये सीए दोनों बैठे हुए हैं, ये इनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, तो आप कभी ऑन रिकॉर्ड है वो चीज। एसके कानोडिया जो अभी हिंदुस्तान मोटर के वो हैं, अभी जीएम हैं, वो बोले कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तैयारी उतनी नहीं अच्छी हुई है। सेकंड थर्ड तो आ ही जाएगा, मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, मतलब इंडिया टॉप करना है। और बाकायदा उनने मतलब जो है 2 बार 3 बार छोड़ा, उसके बाद एग्जाम दिया। एग्जाम सीए का हो चाहे किसी का भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो फेल हो गया। वो रैंक नहीं आया उसका, फेल हुआ वो। और कौन से सब्जेक्ट में? अकाउंट्स में, जिसमें 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए था उसका। तो वो एक लर्निंग हमको जीवन में ऐसी मिली कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आदमी को। ठीक है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं रैंक लाऊंगा फर्स्ट। ये कोई आपकी जिद नहीं हो सकती कि मैं रैंक लाऊंगा फर्स्ट। ठीक है, आप यू आर रीजनेबली सक्सेसफुल पर्सन, आप अच्छे मतलब मार्क से पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फर्स्ट आओगे ऐसा चैलेंज कर रहे हो नेचर को या मतलब सिस्टम को, तो वो नहीं चलेगा। तो ये हमेशा याद रखो आप अपने लाइफ में कि भाई मतलब मैं तो ये करूंगा ही, और तो ऐसा गोल बनाओगे जो कि जरूरी नहीं है कि आपको मिले। तो उसके लिए मतलब जो है ना, फिर आपको वैसे लोग फिर मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर गोलियां खानी पड़ती हैं उनको। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग मैंने वहाँ से सीखी थी। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात ही कभी नहीं करता। इसके अलावा अब आगे हम लोगों ने काम वाम किया यहाँ पर, सब रिलेशनशिप एक बहुत मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ देखी कि रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत बड़ा है। हमने पूरे बिजनेस सर्किल में क्लाइंटों के साथ रिलेशनशिप अच्छी रखी। जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे सीनियर थे, जो आज भी मेरे बाटली बाय या EY, जो आज की तारीख में EY बोलते हैं उसको, बाटली बाय को, अर्नस्ट एंड यंग, उसके जितने भी पार्टनर है सबसे मेरे 1-to-1 कनेक्शंस है। मैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाऊंगा, लिस्ट रहती है मेरी, मैं उनसे मिलता हूँ, डिस्कस करता हूँ, काम नहीं रहता तो भी मिलता हूँ। तो उसके कारण यह है कि वो नेटवर्किंग ऐसी बन गई कि मैं फोन में, टेलीफोन में 1-to-1 किसी से कुछ भी बात कर सकता हूँ। यहाँ बैठ के मेरा क्लाइंट आता है कि मुझे ये काम करना है, मैं तुरंत उसके सामने बॉम्बे फोन लगा के बोलता हूँ, सर ये काम करवाना है आपको, यस करा देंगे यार। स्पीकर फोन में बोलता है, करा देंगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो ओपी तुम। और वो सीनियर मोस्ट पार्टनर है कहीं का। तो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप जो है, अगर आप मेंटेन करते हैं लोगों के साथ या ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो आज के समय में सबसे बड़ा एडवांटेजियस चीज वो है नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, जो आज सोशल मीडिया के थ्रू होता है। कोई लिंक्डइन है या ट्विटर है, इसके थ्रू हो रहा है। लेकिन ऐसे पर्सनल लेवल पे भी मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई हमको काम है इससे, जिससे आप रिलेशनशिप रख रहे हो जरूरी नहीं उससे आज काम हो। आपको 10 साल के बाद उससे काम पड़ सकता है, 12 साल के बाद काम पड़ सकता है। आप तुरंत फोन करोगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, एक इसी कड़ी में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक मैंने अपने पिताजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी थी और सीखी थी, जिसको मैंने अपने पूरे करियर में, अपने प्रोफेशन में भी इम्प्लीमेंट किया। वो था कि भाई अगर कोई आदमी अगर आपके पास आता है हेल्प मांगने, सपोर्ट लेने, तो उसको आप जितना आपकी कैपेसिटी जो कर सकते हो आप सपोर्ट करो उसको। उसका एक मात्र एक रीजन बताते थे, वो बोलते थे भगवान ने आपको कैपेबल बनाया है और इसलिए आपको सपोर्ट करना है, और आप सपोर्ट करने लायक हो इसलिए वो लोग आ रहे हैं आपके पास। अगर आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट में या टाइम की कमी के कारण सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो, या आपकी भावना हेल्प करने की नहीं है, आप उसको दुत्कार रहे हो, तो बहुत समय तक आपकी वो कैपेसिटी आपके पास नहीं रहेगी, उस भगवान उसको वापस ले लेगा। ये लाइन हमारे पिताजी बोलते थे अपने तरीके से। तो उसको मैंने मतलब जो नहीं है कि मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आएगा या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा या नया कोई प्रैक्टिशनर आएगा या कोई बिजनेसमैन आएगा एकदम और वो बोलेगा सर मैं ये नहीं जानता, ये मुझे आप, मैं तो 1-2 प्रैक्टिशनर को ये भी बोलाऊंगा कि तेरे पास काम नहीं है और तू करना चाहता है और रायपुर सेटल होना चाहता है, 10-5 फाइलें मैं तेरे को शिफ्ट कर देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू काम तो कर। वैसे बिजनेस का है, कोई बिजनेस में एकदम नोविस टाइप के लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, गधे रहते हैं, उनको समझाना सिखाना। बहुत से लोग कुछ हेल्प मांगने आ जाते हैं, वो करना। तो इसमें मतलब आपको
ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक टाइप का प्रोग्रेशन होता है, मतलब 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा वापस रिटर्न मिलता है। कैसे रिटर्न मिलता है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्डों में, ये आपको महसूस होगा। मैं नहीं बोलता कि आप अपना काम धंधा छोड़ के सबको हेल्प करने लग जाओ, चैरिटी खोल लो, लेकिन ये है कि नॉर्मली 2 लाइन अगर अपने को बताने हैं तो कुछ बिगड़ता नहीं। या कोई आपके पास आया तो यू आर कैपेबल, दैट्स व्हाई ही हैज कम टू यू, इट इज योर ड्यूटी बाउंड टू भाई हेल्प हिम जितना हो सकता है। अब सेक्रेसी शेयर नहीं करनी है, प्रोफेशनल सेक्रेसी नहीं करनी है, इथिक्स को मेंटेन करना है, लेकिन आपको मदद करनी है। अगर आप मदद करोगे तो आप ये मान के, मदद करने का मतलब ये है कि भाई आप परसेप्शन बनता है ना, वो आदमी तो अच्छा है यार, उसके पास जाओ तो वो तो मतलब हेल्प करता है। ये परसेप्शन कब बनेगा आपका? जब ही बनेगा जब आप कुछ करोगे। या हर बार मेरा क्या इससे फायदा होगा, मैं क्यों करूं, इस आदमी से मैं बात क्यों करूं, मेरा इससे क्या लाभ होगा? तो वो आदमी लाभ वाला आदमी बनेगा ही बनेगा 5 साल बाद, आपको ये सिखाने के लिए कि मुझे तूने कुछ नहीं किया ना, देख अब मैं तेरे काम का बन गया हूं, तो उस दिन गलती किया था। ऐसा आपको अपने लाइफ में 10 बार ऐसे एक्सपीरियंस होंगे। हमारे इनकम टैक्स ऑफिस हम जाते हैं तो एक प्यून से अगर मान लो झगड़ा हो जाता है हमारा किसी कारण से भी, तो मैं हमारे भतीजे या वो जो आदमी तो बोलते हैं यार इससे माफी मांग तू। बोलते क्यों चाचा माफी क्यों मांगू? मैं बोला ये प्यून या ये ऑफिसर या ये छोटा जो चपरासी है, ये एक दिन ऐसा मतलब जो ना काम तुमको पड़ेगा जब उस समय मतलब ये तुम इसके पास आओगे और ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। और इनवेरिएबली बता रहा हूं मैं आपको बिलीव नहीं होगा, 40 साल की प्रैक्टिस हो गई मेरी, कम से कम 5-5, 10-10, 20-20 बार ऐसी मतलब जो ना एग्जाम्पल्स हमारे रूटीन में आए हैं जब काम पड़ा है उनके साथ, और हमने उसको एक्सपीरियंस किया है कि भाई पहले इसको देखो हमने ऐसा किया और आज काम पड़ा तो वो हमारा हेल्प कर रहा है, या वो हमारा हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि हमने उससे बात ही नहीं करी थी या उससे बदतमीजी करी थी। तो ये एक मतलब हर आदमी जानता है इस चीज को, आप भी समझते हैं कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ये समझने की सीखने की बात है। इसके बाद एक बहुत हम लोग लाइफ में मतलब जब मेरा ऑलमोस्ट 6 ईयर्स कंप्लीट हो गया, मैंने किताब लिखी प्रोफेशन में, रिटायरमेंट की, ऐसा लगा कि नॉर्मली जितने भी बड़ी कंपनियां हैं जो बिग 4 जिसको बोलते हैं, EY, PwC, इसमें 60 ईयर इज द रिटायरमेंट एज, 60 साल की रिटायरमेंट एज होती है। तो 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। अब हमारी भी रिटायरमेंट एज आ गई, तो अब मैं आपका एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक इस बीच में मुझे साड़ा जी के यहाँ सर्च हुआ था, तो हमारा काम पड़ा एक दिल्ली के एक बड़े कंसल्टेंट हैं उनसे मिलने का, उसका नाम है SR वाधवा। वो उस समय 82 ईयर्स के थे, मतलब 5 ईयर्स बैक। तो वो और 96 में चीफ कमिश्नर होकर रिटायर हुए थे, और उसके बाद सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन में थे। उससे वो कंसल्टेंसी करते थे, हम लोग गए थे उनके पास सेटलमेंट कमीशन के लिए। तो उसको मैंने देखा कि ये आदमी 82 साल का है, लाल कलर की मतलब टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के हमारे साथ इनकम टैक्स ऑफिस जा रहा है। हम लिफ्ट से जा रहे हैं, ये सीढ़ी से चढ़ रहा है। बोला क्या है यार बच्चों तुम लोग यार सीढ़ी चढ़ो, ऐसा करके चिल्लाते थे, अभी भी है स्टिल डूइंग वर्क। तो मैं उसको बोला सर आपका राज क्या है, करते क्या हो आप, बता दो तो मुझे, अभी तक ऐसा मतलब एक्टिव हुआ। तो उसने एक ही लाइन बोली, देखो यार मैं डेली घूमने जाता हूँ और वर्जिश करता हूँ। उसकी वो थोड़ा पंजाबी स्टाइल में बोले, वर्जिश मतलब एक्सरसाइज, योगा। डेली घूमने जाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, और ये मैंने सोच रखा है कि आखिरी सांस तक मैं बिजनेस या प्रोफेशन से रिटायर नहीं होगा, तो मुझे मतलब मेरी लाइफ ऐसी रहेगी। तो बेटा अगर तुमको अगर मान लो जो है ना मेरी सीख समझ में आती है, तो रिटायरमेंट वाली बात जो है वो तो भूल जाओ। मैंने उनसे ऐसे डिस्कस किया था रिटायरमेंट की, वो दिन का दिन है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट वाली बात ही मतलब कई बार मैं बोलता था छोड़ो यार अब क्या करना, बच्चे लोग संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे तो ऐसी रियलिटी आएगी। मैंने कि मैं और एक्टिव हो गया, मतलब अपने ऑफिस में एक्टिव हो गया। और एक्टिव का नमूना ये बता रहा हूं आपको कि अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हमको बिजनेस के कंपटीशन का थ्रेट आया, प्रोफेशन का थ्रेट ये आया कि मेरी कंपनी के जो मेरे क्लाइंट है वो इतने बड़े हो गए। जैसे आप लोग जानते हैं सारडा एनर्जी, गोदावरी पावर, मनोरमा इंडस्ट्रीज, ये सब इतने लोग बड़े हो गए कि इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, बड़े बड़े मतलब जो है इनके यूजर्स हो गए, और ये इतने बड़े लोग हो गए, भले हमारे अप्रोचेबल हैं लेकिन इतने बड़े लोग हो गए कि इनके पास बिग 4 वाले लाइन लगाने लग गए, EY, PwC। और ये इनको लोग बोलने लगे कि आप बिग 4, बोले आपको अगर बड़ा बनना है, आपके शेयर्स के मार्केट में मतलब जो है ना आपको वैल्यू चाहिए, तो आपको अच्छा मतलब रेपुटेड बिग 4 टाइप का ऑडिटर रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट
डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका नाम लोग जानते हो, सेल का चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, एसबीआई का एक्स चेयरमैन, ऑडिटर कैसा रखना, केपीएमजी, डिलायट, ऐसा करके 5-6 फार्मूले दिए गए उनको। अब वो फार्मूले मेरे से ही डिस्कस किए वो लोग कि भाई ऐसे ऐसे हमको फार्मूला दिया है, व्हाट इज योर एडवाइस। मैं बोला बाकी चीज तो ठीक है यार, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात आ रही है इसमें मैं कैसे एडवाइस दूं, लेकिन जहां तक एडवाइस की बात आ रही है तो आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट, जो अभी तक मैं रहा हूं, तो मेरे समझ में तो वो सही बोल रहे हैं। आपको अगर बिग फोर को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली योर कंपनीज का स्टेटस विल बी चेंज्ड। कि भाई आजकल क्या है, ऑडिटर से मतलब जो स्टेटस बन जाता है, जैसे आपका बिग फोर का कोई ऑडिटर है तो क्या लोग समझेंगे कंपनी अच्छी होगी, नहीं तो पीडब्ल्यूसी कैसे ऑडिट करेगा। डॉक्टर अच्छा है, सीए अच्छा है तो आपका क्लाइंट भी अच्छा माना जाता है, ये सिस्टम है। तो मैंने ये एडवाइस दी उनको, बोले नहीं यार हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। मैं बोला छोड़ना तो पड़ेगा, भाई आपको ये रास्ता निकालो, हम आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और हम बड़े कंपनी से भी मैं बोला इसका रास्ता तो बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं निकालूंगा अगर आप लोग बोला। मतलब वो इतने अटैच्ड है मेरे से, सोचो आप कि वो मेरे को रखना भी चाहते हैं और मेरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, मतलब छोड़ना भी चाहते हैं दूसरे को। फिर मैंने पूरा 6 महीना रिसर्च किया, पूरा सब घुमा फिरा पूरे इंडिया में, मतलब जो ना भ्रमण किया, बिग फोर वालों से बात किया, 10 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया, सबसे बड़ी 10 कंपनी चार्टर्ड अकाउंट, सारे 10 कंपनी के प्रोमोटर से मिला मैं कि भाई हम कैसे क्या फार्मूला बनाएं जिससे उनका पर्पस सॉल्व हो जाए और मैं भी रहूं। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उसमें से जो सबसे मतलब मुझे लाइक माइंडेड कंपनी लगी तो वो थी सिंघी & कंपनी, दैट इज ए 6th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। उनके लोग अच्छे थे तो मैंने उनके से बात किया, इनसे बात किया, मैं बोला भाई आप सिंघी & कंपनी को पसंद करते हो। बोले यस नो डाउट, वो तो बड़ी कंपनी है, बिग फोर में हमको जाने की जरूरत नहीं, हम सिंघी में भी कर लेंगे। देन आई मर्ज्ड माई फर्म विथ सिंघी & कंपनी इवन लास्ट ईयर ओनली, और नाउ आई हैव बिकम सिंघी & कंपनी, आई एम सीनियर पार्टनर ऑफ सिंघी & कंपनी। मेरी सारी रेवेन्यू जो है उसमें 1 पैसे ही मैं उनको शेयर नहीं कर रहा हूं, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा वो शेयर करूंगा उनसे। और आज की तारीख में वो सारे क्लाइंट मेरे पास हैं, आई एम द साइनिंग अथॉरिटी। हमारा एमओयू ऐसा बना है कि दैट माई क्लाइंट के नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर ब्रांचेस, अगर शिफ्ट होंगे तो ओपी सिंघानिया विल गेट द रॉयल्टी ऑफिशियल। और वो सारे क्लाइंट मेरे पास हैं, मैं साइन भी कर रहा हूं बैलेंस शीट, और मैं उनके साथ भी हूं और मैं काम भी कर रहा हूं। और मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि और क्लाइंट आ रहे हैं अब, क्योंकि मैं सिंघी & कंपनी की ऑफिस रायपुर में खुल गई। तो अब जो लोग लिस्टिंग करा रहे हैं अपनी कंपनियों की, बोल रहे हैं कि हमको बड़ी कंपनी लेनी है तो हमको लोकल आदमी भी चाहिए और नाम भी बड़ा चाहिए। तो लोकल आदमी और नाम बड़े में तो मैं ही मिलूंगा फिर उनको कि भाई नाम सिंघी & कंपनी का, लोकल में हूं, तो वो उसका मेरे को डबल एडवांटेज मिला। तो आई हैव बिकम मोर एक्टिव, मेरी फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रेवलिंग बढ़ गई, मेरा काम बढ़ गया, मेरी रेवेन्यू बढ़ गई। और अभी 65 की एज मेरी रनिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक डाइटिशियन लोग मतलब जो है अलाउ करेंगे कि भाई आप मतलब जो है ना खाना वाना खा सकते हो, तब तक अपन काम करते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि भाई नेवर रिटायर। आज जब हम 65 साल की एज में अपने पूरे वर्क को डाइवर्सिफाई करके नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नए मतलब अब सोचो आप सिंघी & कंपनी का ग्लोबल नेटवर्क है मूर स्टेफन। अब उनके इतने पैरामीटर्स हैं कि जिसको मैं फॉलो करता हूं, यहां पर हमारे को फीडबैक पूरा देना पड़ता है। हमारे पूरे जो इनको मालूम है कि जो कंट्रोल होते हैं कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज हमको कंप्लायंस करना, अभी तक हम नहीं करते थे, अब वो सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। मतलब आई एम अंडर चेक ऑफ हॉट रिव्यू टीम ऑफ सिंघी & कंपनी, एंड सिंघी & कंपनी इज अंडर चेक ऑफ हॉट रिव्यू टीम का मोर स्टेफन जो लंदन में बैठा हुआ है। मतलब फाइनली मतलब मैं इतने लोगों के को रिपोर्ट कर रहा हूं, और मुझे इस एज में आके रिपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो मैं लूज नहीं करना चाहता था अपने क्लाइंट, दूसरा मैं लूज करने से मुझे डिफीट लगता कि मैं हार गया इस एज में आके, क्योंकि आई एम स्टिल एक्टिव। मैं क्या करूंगा, मेरे क्लाइंट दूसरे लोग लेके जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और मैं बैठा देख रहा हूं, बड़ा अजीब लगता। और उसके बाद मुझे एक्सपांसन का शौक है कि मैं काम बढ़ाऊं, और मैं काम भी बढ़ा लिया अपना। और सही मायने में जो 82 साल का बंदा जिससे मैं मिल के आया था वो 87 साल का हो गया होगा, वो अभी भी वर्किंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जब 87 साल की वर्किंग एज में वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो जब तक मुझे ये जील नहीं रहेगा, काम में और इंटरेस्ट नहीं रहेगा, काम बढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो मैं तो आइडियल हो जाऊंगा, बिल्कुल बैठ जाऊंगा घर पे। तो मेरा ये कहना है कि अभी तो आप लोगों की सबकी एज बहुत कम है, लेकिन फिर भी कई बार लोग बोलते हैं बहुत कर लिया मैंने तो यार अब छोड़ो क्या करना है। तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमेशा आदमी को
मतलब अपना अलर्ट रहे, काम करता रहे, शरीर का ध्यान रखे। आज भी मतलब आप लोगों को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज जो नहीं करता उसको करना चाहिए, जो योगा नहीं करता उसको करना चाहिए, जो आदमी अपना वॉकिंग नहीं करता उसको करना चाहिए, या स्पोर्ट्स का कोई ना कोई होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमको आज इस एज में बोलते हैं आप इतने फिट क्यों हो? मैं बोला भैया मैं तो आज 40 साल से मतलब जो ना सवेरे मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं तो 38 साल से योगा कर रहा हूँ। तो जब मैं अगर कर रहा हूं तो उसका एडवांटेज मुझे आज मिल रहा है, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अगर अभी नहीं करोगे, अगर जब कोई प्रॉब्लम आएगा जब देखेंगे, तो प्रॉब्लम फिर आता ही रहता है, फिर उसको आप चेक नहीं कर सकते, फिर अचानक रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो फिजिकल फिटनेस इज मस्ट। आज की तारीख में अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो आपको आपका एम्प्लॉयर 4 दिन 5 दिन आप घर में बैठ जाओ, 7वें दिन में आपको नोटिस दे देगा, भाई आप तो रोज ही बीमार रहते हो यार, वी डोंट वांट यू, जाओ अपने घर। तो आप सोचो ना, कोई किसी का नहीं है। घर वाले मतलब जो है ना रूम में बोले कैसे है बेटा, ठीक है, अच्छा ठीक है, कल शाम को मिलते हैं, वो थोड़ी बैठा रहेगा तुम्हारे पास। तो आप इसलिए मतलब हेल्थ इज वेल्थ के साथ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए मतलब साथ में बोल रहा हूँ, अब मैडम बैठी हुई है तो उनकी मतलब उनकी लाइन बता रहा हूँ, वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी ये सब जर्नी चलती हुई यहां तक पहुंच गया मैं। एक इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को मैं मिस कर रहा हूं, वो ये था कि जब मैं इनकम टैक्स की लाइन में आया तो यहाँ जितनी जगलरीज चल रही थी ना, तो मुझे बड़ा ग्लानि हो गई थी इससे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो एक इनकम टैक्स का एक रिटायर्ड बंदा था जो दलाल स्ट्रीट जर्नल का चेयरमैन था, पटोटे बोल के उसका नाम था, तो वो मेरा बहुत करीबी बंदा बन गया था। तो मैं उसके पास गया, मैं बोला सर मुझे ये रास नहीं आता ये काम, तो हाउ कैन वन बी द ऑनेस्ट। आज आदमी ऑनेस्ट कैसे रह सकता है? अपने दिनचर्या में ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता। आप अपने साथ ऑनेस्टी नहीं कर सकते, आप अपने भाई के साथ नहीं कर सकते, बीबी के साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ नहीं। जब ड्राई ऑनेस्ट की बात आएगी तो आप एक कप चाय भी किसी का कैसे पियोगे? तो मैं बोला सर ऑनेस्ट कैसे आदमी होता? तो उसने एक बहुत बढ़िया बात बोली जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, कि उसने बोला था यार वन शुड बी रीजनेबली ऑनेस्ट पर्सन। रीजनेबली ऑनेस्ट पर्सन मतलब एक ठीक ठाक ऑनेस्ट होना चाहिए आदमी को। तो बोला सर रीजनेबली ऑनेस्ट पर्सन का मतलब तो बता दो आधी लाइन में मुझे। तो उसने बोला था यार अपना हाथ यहाँ रखो दिल पे और सोचो कि तुम जो कर रहे हो या जो तुम्हारे जिससे बात कर रहे हो, जिसके लिए जो कर रहे हो, जो तुम किए हो, उसमें उसके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है, तुम गलत तो नहीं कर रहे हो। तो ये जो है ना ऐसी चीज है तुरंत आपको बता देगा, आप मानो चाहे मत मानो, तुरंत बता देगा ठीक है यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर सकते हैं, लेट इट भी, चलने दो फिर। तो आप ऑनेस्ट हो गए। मतलब इतना फंडामेंटल रूल है। अब ये रूल मतलब अजीब लगेगा आप लोगों को सबको, लेकिन आप सोचो दिल मतलब इतना बड़ा डिसीजन मेकर है कि आप उसकी बात को अगर गौर से अगर सुनोगे ना तो वो मतलब आपको गाइड कर देगा, लेकिन आपको उसके ऊपर हावी रहते हो। आपको बोले अरे नहीं इसके बोले अरे यार सोचो छोड़ो यार बहुत बदमाश आदमी डाल इसकी ऐसी की तैसी, आदमी ऐसा सोचने लगे, लेकिन आप दिल आपको बोलेगा नहीं ऐसी ये ठीक नहीं है करना। तो मेरे को उसने बोला था कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे को उसकी बात आज उस बात को हो गई मैं बता रहा हूँ 90s मतलब 20-30-32 साल हो गए। मैं हाथ तो नहीं रखता ऐसे पर्टिकुलर, लेकिन मैं एक बार जरूर सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उस क्राइटेरिया में ऑनेस्टी है कि नहीं। जब वो क्राइटेरिया में ऑनेस्टी होती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो नहीं बढ़ता। ये मैं आखिरी में आप लोगों को ये ऑनेस्टी वाली बात बता रहा हूँ, बाकी तो एंडलेस है। मैं मतलब एक सेशन और ले सकता हूँ, 2 सेशन और ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें लास्ट में यही था कि जब वो एक मैंने किताब में लिखा भी, विवेकानंद जी का एक लाइन था उसमें ये उनका ये कहना था कि भाई कोई आदमी कुछ भी समझाए आपको, बुझाए, इतनी भी अच्छी बात बताए, उसकी सीख को मानना जरूर चाहिए जितनी अच्छाई आपको लगे, लेकिन आपको उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मतलब वो तो वो है, आप क्यों बनोगे वैसा? आपको कोई चीज़ अगर अच्छी लगे तो उसको मतलब अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके समझो, सीखो, और जरूरी हो तो उसको अडॉप्ट करो, अदरवाइज लीव इट। तो वो मेरे साथ भी वही ये चीज़ है कि मैं आपको विवेकानंद की वो लाइन बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से जितनी भी चीज़ मैंने बताई है उसमें अगर आपको लगता है दिल में हाथ रख के कि भाई ये चीज़ ठीक है क्या, तो करो, और ठीक नहीं लगता तो मत करो। तो फिर उसमें एक लाइन और मैंने लास्ट में लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर की, एक बंगाली में है कि उसका मतलब ये है कि उसका देखो इंग्लिश में उसमें था, बंगाली में लिखा था, यदि तुम्हार डाक सुने केव ना आसे, मतलब तुम्हारी बात को सुन के अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं आ रहा है तो बे तुम ही एकला चलो रे,
तब तुम अकेला चलो यार, खत्म करो अपने, क्या करना है, किसके किसके पीछे लगेंगे अपन। अपनी बात अगर कोई सुन के अगर तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो लेट इट बी, अपने क्या करना, अपन क्यों टेंशन ले। तो वो लास्ट में मैंने वो लाइन अपनी किताब में लिखी है, तो भी तुम अकेला चलो रे। तो अपन तो यहां से फिर 10 मिनट के बाद अकेला हो जाएंगे और आप लोग जानो आपका काम है। आई थिंक आज की जो ये सेशन है मुझे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, जो ज्ञान की गंगा बही है अभी सर के मुंह से। आई थिंक उनकी एक एक लाइन, एक एक चीज एज अ फादर फिगर उन्होंने जो हमें आज बताया है, और हम लोग सब लकी हैं कि आज हमने इतनी सारी बातें एक साथ सीखी है। मे भी आज से आधा घंटा का तो टाइम हमको अपने आप में मंथन में लगेगा कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स कर दी या नहीं की लाइफ में, या क्या चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं आगे चल के। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सर से मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई जब सर की जो वाइफ है आशा मैम, आशा सिंघानिया मैम, उन्होंने मेरे पास कॉल आई थी कि फिटनेस प्लान आपसे लेना है, डाइट प्लान लेना है। और जब मैं सर की हाइट वेट एज, मैम की हाइट वेट एज में पूछी, तो मेरे दिमाग में संशय तो था कि इस फिटनेस कपल, ऑलरेडी फिटनेस कपल है ये इनको एक डाइट प्रोग्राम की कैसे ज़रूरत पड़ सकती है। एंड वो उनकी जो कमिटमेंट है फिटनेस के प्रति, वो आप देख ही रहे हैं कि अगर आप फिट हो तो आप एनर्जेटिक हो, आप एनर्जेटिक हो तो आप लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हो। अपनी फिटनेस को साइड में रख के उसको दांव पे लगाकर हमें अचीवमेंट और अपने प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ना है, उसको साथ साथ में लेकर आगे चलना है। ये चीज़ मैंने सर से खुद अपने प्रोफेशन में रहते हुए सीखी और मैं उनको इसलिए इतना इन्फ्लुएंशियल मानती हूँ। उस समय से द नेम वॉज देयर इन माई माइंड कि मैं चाहती थी कि सर मतलब उस समय से कोई डिफरेंट थे। मेरे इतने क्लाइंट्स हैं जिनको मैं देखती हूँ और सारे डिफरेंट पर्सन उसमें उस समय भी थे। तो आई वुड डेफिनेटली से कि जो सर की बुक का टाइटल है उसमें आज हम एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, नॉट 1 in a million को हटाकर हम इज डेफिनेटली अ स्पेशल 1 in a million। व्हाट डू यू से स्टेटमेंट? इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी स्पेशल 1 in a million। जो मैं छोटी छोटी बातें जो मैं एकदम दिमाग में फिट करना चाहती हूँ, आप लोग भी शायद करना चाहते होंगे, वो ये है कि स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, मतलब हमेशा हमें बेस्ट की तरफ चलना चाहिए। और उसमें जो सर बोल रहे थे कि कभी भी हड़बड़ी में आकर फसल काटने की हड़बड़ी ना करना, मतलब जैसे वो मेरे पापा भी लाइन बोला करते थे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को रुत आए फल होए। मेरे फादर भी यही बोलते थे कि किसी चीज को थोड़ा सा टाइम तो दो, अगर आप उस बीज को बार बार उठा उठा के देखते रहोगे उगा क्यों नहीं तो कभी नहीं उगेगा। उसको समय दो, वो जरूर उगेगा। आप उसमें मेहनत, आप अपने एफर्ट्स वाटरिंग करते रहो, उसको सही वो देते रहो, एनर्जी देते रहो। तो सर ने भी वही बात बोली कि आपके 50 साल का करियर जिस पर डिपेंड करता है, तो 1 या 1.5 साल उस अच्छी चीज़ के लिए हम वेट डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड देन उनकी ये जो कहना था कि बी गुड टू पीपल इन योर वे अप एंड दे विल बी गुड टू यू इन योर वे डाउन, मतलब कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और हमेशा हम लोगों को उन सभी लोगों का ध्यान रखना है। और जो प्रोफेशनलिज्म की सर ने बात की कि जिस तरह से आई थिंक फोन पे ही समझ है, तो जिस तरह सर ने बात की कि किस तरह जब उनको ये सारे टॉप बिजनेस हाउसेज, जिसका नाम सर बता रहा है, कुछ उसमें छोड़ के दिया उन्होंने, जितने भी रायपुर के टॉप बिजनेस हाउसेज हैं, ही वाज सो फॉर्चुनेट टू हैव ऑल ऑफ देम। और किस तरह से उन्होंने हर वो सिचुएशन को टैकल की कि जब क्लाइंट ने भी बोला कि हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने अपनी ऑनेस्ट डिसीजन दी। और किस तरह से, और एक चीज़ जो सर ने नहीं बताई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उन्होंने अपने फैमिली वाले को भी, काफ़ी सारे बच्चे जो उनके फैमिली परिवार वाले आए रायपुर में रहकर उनके पास पढ़े, कितने सारे लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। आई थिंक अभिषेक भैया भी सर के साथ ट्रेन हुए हैं। और साथ ही साथ इतने अटैच है वो अपने होम टाउन से, तेलुंगा शहर से सर, कि वहाँ पे जो उनकी स्कूल है जहाँ पे उन्होंने इनिशियल स्टडीज़ की थी, उनके फादर ने भी वहीं से स्टडीज़ की थी, वो स्कूल की बहुत जर्जर हालत हो गई है। तो उसको उन्होंने पूरा का पूरा रीबिल्ड करने का डिसीजन किया। और आई थिंक 10 दिन पहले उसका भूमि पूजन कर आए हैं वो। और उन्होंने वहाँ जाके ये ऐलान किया कि भाई जितने भी लोग हैं, कोई मंदिर बनाना चाहता है या कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं आगे, उसको मेरी तरफ से फुल वो रहेगा, सपोर्ट रहेगा।